कि ये सरकार ये बहुत ही अनैतिक तरीके से पूरे भ्रष्टाचार में डुबोते हुए ये सरकार बनी है। क्योंकि मोदी साहब की जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, ये तो क्लियर बात महाराष्ट्र में तो सिद्ध हुई है, पूरे देश में मालूम है लोगों को कि इससे सिर्फ कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनी का फायदा हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। अब ऐसे लोग 70,000 करोड़ रुपए का ये गफला सिंचाई का महाराष्ट्र में किया। उनका सबसे बड़ा नेता आज किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। 2.5 साल में महंगाई कितनी बढ़ाई आपने? महंगाई आपने बढ़ाई, एक महीने में कम से कम 15,000 रुपये की महंगाई बढ़ी। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, बाकी हर चीज़ के दाम। हम ये जानते हैं कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का, महाराष्ट्र का और जनता का बीजेपी और आरएसएस ये सबसे बड़ा दुश्मन है। नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। अगले कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं और कई सारे उपचुनाव भी होने वाले हैं, और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर मोदी सरकार की सच में एक परीक्षा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी अभी कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव में, और झारखंड में भी वो उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, वो गिर के कुछ ही सीटों में सिमट गई थी। और वो सारे जो फैक्टर्स उस समय काम कर रहे थे, क्या अभी इन विधानसभा के चुनावों में भी काम करेंगे, या और इन 3 महीनों में बीजेपी ने एक सरप्राइज विन हरियाणा में किया है उन्होंने, और पूरे ही जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स जो उनके खिलाफ वहाँ पे बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, उसको हराते हुए वो फिर से एक बार जीत कर तीसरी बार वहाँ पर होकर आए। तो बहुत लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है और ये माइक्रो मैनेजमेंट है, वो एक तरीके से इतना सक्षम है कि वो इस तरीके के एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट को भी हराने में सक्षम रहता है। क्या उस तरीके के फैक्टर्स महाराष्ट्र और झारखंड में भी काम करेंगे? आज हमारे साथ सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर और दिग्गज किसान नेता जो महाराष्ट्र में रहते हैं और वहाँ पर कई सारे किसान आंदोलन में की अगुवाई उन्होंने की है, अशोक धावले साहब, वो हमारे साथ है, जो महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में बात तो करेंगे ही, मगर वो वामपंथ का ऐसे माहौल में जहाँ पे सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, वहाँ पर वामपंथ का क्या रोल रहेगा आगे आने वाले दिनों में, वो एक चुनावी ताकत के रूप में किस तरीके से उभर सकते हैं या नहीं उभर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज अशोक धावले साहब हमारे साथ बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वायर की इस बातचीत में। तो शुरुआत हम डायरेक्टली इसी से करते हैं कि आप लगातार महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दों पर खड़े रहे हैं, लगातार कई सारे आंदोलन भी उनके मुद्दों पर किया, चाहे वो फर्टिलाइज़र का मुद्दा हो, चाहे वो अभी कुछ ही दिन पहले प्याज के किसानों के जो गिरती कीमतें हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन था उस पर भी किया। लॉन्ग मार्च भी हमने देखा कैसे किस तरीके से आपने उसकी अगुवाई की। तो इन सब चीज़ों में अभी ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र जो ऐसा इतना बड़ा स्टेट है, 288 सीटों का विधानसभा है, जहां पर बीजेपी हारी थी लोकसभा चुनाव में, अभी की क्या स्थिति है और कौन से ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो लोगों के मन में हैं, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं? ये जो अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा, ये आपने जैसे कहा, ये सही में बहुत ही अहम सा ये चुनाव होने वाला है। लोकसभा में जैसे आपने कहा तो बहुत ही अच्छी जीत इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास आघाड़ी जिसको हम कहते हैं, इन्होंने हासिल की थी। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा जगह में से 31 जगह ये इंडिया ब्लॉक ने जीती थी, और एनडीए के पास में सिर्फ 17 जगह बची हुई थी। अभी वो जो फैक्टर्स थे ये बड़े जीत के पीछे के जो लोकसभा चुनाव के वक्त थे, इनमें से कई भी कारण आज भी मौजूद है। और अभी जब
राज्य सरकार का सवाल आता है, क्योंकि विधानसभा में मेनली राज्य सरकार का सवाल आएगा, तो उसके अंदर कुछ सवाल जुड़े हुए होते हैं और जो जुड़े जाएंगे, ऑलरेडी उसकी शुरुआत हुई है। और वो है कि ये महायुति जो कहते हैं उसको, एनडीए, बीजेपी के, जी, बीजेपी के नेतृत्व वाली, ये बनी कैसे। और पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि ये सरकार ये बहुत ही अनैतिक तरीके से पूरे भ्रष्टाचार में डुबोते हुए ये सरकार बनी है। क्योंकि इन्होंने शिवसेना को फोड़ा, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को फोड़ा, उसके बाद कांग्रेस को फोड़ने का भी उन्होंने प्रयास किया, पूरा कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो तो हट गए, इनके पास गए। तो ये सब, और ये कैसे किया गया, ये कोई अपने खुद के इसके ऊपर से नहीं गए, इनको बहुत बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए, बहुत बड़े पैमाने पर। ये तो बात सब, कोई भी बच्चा भी जानता है महाराष्ट्र में कि कैसे ये लोग गए। और दूसरा कि जो धमकियां उनको दी गई, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, इसका भी बहुत बड़ा परिणाम इनके ऊपर हुआ। जो एमएलएज शिवसेना को छोड़ के दूसरे जगह गए या एनसीपी के, उसके पीछे ये दो कारण थे, बहुत क्लियर बात है। लेकिन जनता ये जानती है कि ये इस प्रकार की अनैतिक सरकार, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लदी हुई सरकार, ये हम नहीं आने देंगे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराष्ट्र के अंदर प्रमुख एक मुद्दा है, और जो लोकसभा में भी था, अभी विधानसभा में और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो सामने आएगा, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर ही फैसला है, ये बात है। दूसरे सवाल जो थे लोकसभा में, जो आज भी जारी है, और वो है जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है, जो इन्होंने जो नीतियाँ ली, और उन नीतियों के चलते जो बड़े पैमाने पर आज जनता की हालत बहुत ही ख़राब हुई है। ऐसे कई मुद्दे उसके अंदर है। वक्त उतना हमारे पास नहीं है, लेकिन एकदम संक्षिप्त में पहले तो आप देखिए किसानों के मुद्दे। आज मैं आपको कहता हूँ, महाराष्ट्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा, ये आप जानते हैं विदर्भ और मराठवाड़ा, जो पिछड़ा हुआ भी हिस्सा है, सूखा ये है। तो ये विदर्भ मराठवाड़ा में दो मुख्य फसलें हैं, एक है सोयाबीन और एक है कपास। कॉटन बेल्ट बोलते हैं उसको पूरा, हाँ। और सोयाबीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन और कपास दूसरे जगह में भी है, विदर्भ मराठवाड़ा को छोड़ के महाराष्ट्र में और कुछ जिले भी है। अभी उसके अंदर देखो, सोयाबीन के भाव, दाम जो 11,000 रुपये थे क्विंटल के कुछ एक साल पहले, सरकार ने इंपोर्ट किया, जो सोया पेंड बोलते हैं उसको, और ये इंपोर्ट करने की वजह से आज सोयाबीन का दाम ये 11,000 से लेकर 4,000 रुपये तक आया है हर क्विंटल के पीछे। यानी किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये एक चीज़ से आप मालूम पड़ सकते हैं। और इन्होंने एमएसपी डिक्लेयर किया, इनके केंद्र सरकार ने, उसका 4,892, यानी करीबन 5,000 रुपये। मिलता कितना है, 3,800 से लेकर 4,000, यानी हर क्विंटल के पीछे 1,000 रुपया ये किसान आज नुकसान होता है उसका, सोयाबीन में। कपास का वही है, कपास का एक्चुअली एमएसपी डिक्लेयर किया है केंद्र सरकार ने 7,100 से लेकर 7,500 तक। वो उसको मिडिल स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, ये सब बोलते हैं, वो छोड़िए, लेकिन एक 7 से 7,500 तक एमएसपी है। कितना मिल रहा है, 6,000 रुपये भी नहीं मिल रहा है, यानी 1,000 से 1,500 रुपया कम हर क्विंटल के पीछे आज कपास के किसान को भी मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए क्योंकि सरकार की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये है पॉलिसी है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि बड़े कॉरपोरेट्स ये सोयाबीन और कपास सस्ते में चाहते हैं उनके मिलों के लिए।
सोयाबीन अभी ऑयल भी बनता है उससे, है ना। तो अभी ऑयल के अंदर अदानी घुस के गए। अभी अदानी जब घुसे तो वो चाहेंगे कि हमको कम से कम में रॉ मटेरियल मिले। तो ये सब जो कॉरपोरेट का दबाव है, इस दबाव के चलते कपास का तो पहले से ही है और अभी सोयाबीन का भी उसी वजह से दाम गिरने लगा। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, और एक तीसरा फसल जो प्याज का, प्याज के लिए बहुत मार खाया इन्होंने, बीजेपी ने। पूरे प्याज इलाके में हर सीट वो हारे लोकसभा चुनाव में। नासिक जिला है, अहमदनगर जिला है, ये सब जिलों के अंदर बहुत पूरी तरीके से खत्म हो, क्योंकि प्याज के किसान एकदम खफा हुए थे। अभी भी वही चालू है। इन्होंने कहा कि हमने एक्सपोर्ट को अभी ये दिया अनुमति, लेकिन सही माने में ऑन द ग्राउंड कुछ भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ा है। और आज भी प्याज के दाम वैसे ही कम है। टमाटर की भी वही बात है। हमने ऐसे कितने सारे विजुअल्स देखे जहां महाराष्ट्र के किसान टमाटर को रोड पर फेंक कर आए, मगर क्योंकि इतने कम, और जब दिल्ली या बॉम्बे जैसी जगहों में टमाटर लोग 80 या 100 रुपए में खरीद रहे हैं, उनको 2 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं प्रति एग्जैक्टली वही तो। और ये इसका कारण क्या, फिर से कि इन्होंने टमाटर विदेश से आयात किया, इंपोर्ट किया। जब अच्छे दाम मिल रहे थे किसानों को, थोड़े अच्छे मिलने लगे, इन्होंने इंपोर्ट किया। अभी बाहर से आप इंपोर्ट करोगे तो देश के दाम गिरेंगे, क्लियर बात है। तो ये इनका पूरा रवैया है। गन्ने के बारे में वही है। पश्चिम महाराष्ट्र अगर आपने देखा, वेस्टर्न महाराष्ट्र पूरा गन्ने का इलाका है, वहाँ भी आज गन्ने के लिए FRP देने को तैयार नहीं है, जिसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं देते हैं वो। इसलिए गन्ने के किसान भी बहुत खफा हुए हैं। तो ऐसे हर फसल का आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये किसानों के बारे में तो क्लियर है। और भी कई एंटी फार्मर गवर्नमेंट का आप कह रहे हैं? एकदम बिल्कुल बिल्कुल एंटी फार्मर। और अभी क्या हो रहा है ना, देखो पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ये ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से पूरा आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब बारिश नहीं गिरना चाहिए तब गिरती है। जी बिल्कुल। अभी अक्टूबर में पिछले महीने इतनी बारिश हुई महाराष्ट्र में, जब लोग पूरा फसल हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार थे, और उसके पहले हाँ पूरा अगर बारिश गिर गया पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो अभी ऐसे सूरत में या तो बाढ़ आती है या तो सूखा गिरता है। तो ये सब चीज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब और ज़्यादा तीव्रतर हुए हैं। और इसके चलते फसल बीमा योजना किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर माल ख़त्म हुआ तो कुछ तो हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना, सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन ये मोदी साहब की जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, ये तो क्लियर बात महाराष्ट्र में तो सिद्ध हुई है, पूरे देश में मालूम है लोगों को कि इससे सिर्फ कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनी का फायदा हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। जी, वायर ने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी किए थे उस समय, जब हम ग्राउंड पर जाकर जब किसानों से बात करते थे तो यही पता चलता था कि लगातार सेटलमेंट्स, बहुत रेशियो जो है वो बहुत ही ना के बराबर है, और लगातार कुछ ना कुछ रीज़न देकर किसानों को जो उनको मुआवजा मिलना था वो कहीं नहीं मिला। वो न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कहीं के भी किसानों से बात करें तो एक तरीके से वो फसल बीमा योजना है वो ना के बराबर सिक्योरिटी है लोगों के लिए। जी। और भी अभी सवाल देखो कि अगर हमने देखा सिंचाई और बिजली का, किसानी के लिए वो बहुत ज़रूरी है ना। सिंचाई के सिवा क्या करोगे? एक तो आपको किसानी के लिए पहले तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बाद पानी चाहिए, पानी अगर होगा तो फिर बिजली चाहिए आपको मोटर पंप के लिए। अभी इसके अंदर आज महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी हालत है। क्या इसके पहले पिछली सरकार में इससे बेहतर थी स्थिति? थोड़ी ज़रूर अच्छी थी, सुधार हुआ था, लेकिन अभी कैसा है देखो, ये सिंचाई का मामला एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ये पूरा देश जानता है, शायद वायर ने भी उसको कवर किया होगा।
महाराष्ट्र में जिसको इरिगेशन स्कैम बोलते हैं, है ना, इरिगेशन का जो सिंचाई का बहुत घोटाला हुआ। अब उस घोटाले में कौन थे आप जानते हैं? अभी वो ये महायुति के साथ में है, बड़े नेता करके, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते हैं, समझने वालों को इशारा काफ़ी है, बोलते हैं। अब ऐसे लोग 70,000 करोड़ रुपए का ये गफला सिंचाई का महाराष्ट्र में किया। उनका सबसे बड़ा नेता आज किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। क्लियर। इतना ही नहीं, सिर्फ बीजेपी के साथ है इतना ही नहीं, लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले एकदम रात के टाइम मुख्यमंत्री जी का शपथ विधि हुआ था, याद होगा आपको, है ना, 5 साल पहले सुबह के टाइम। और उस वक्त यही बहुत बड़े नेता थे जिनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई, और दिलाने के बाद इनके पूरे ये जो इरिगेशन स्कैम के केसेस है ये वापस लिए गए। अब ये सब पूरा महाराष्ट्र जानता है ये सब क्या चल रहा है। भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से ढाक देना ये पूरा आज चल रहा है। तो महाराष्ट्र सब ये जानता है क्या चल रहा है। वो बिजली का निजीकरण, स्मार्ट मीटर योजना, आपने देखा होगा यूपी में भी चल रहा है वो, बाकी कई राज्यों के अंदर स्मार्ट मीटर, इसका मतलब पहले पैसा दे दो फिर बिजली मिलेगी। ये महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ है, प्रीपेड का सिस्टम प्रदेश में भी है एकदम, कि पहले पैसा आप दो फिर बिजली। फिर क्या होगा ये। लेकिन ये सारा जो गुस्सा था अशोक जी, वो मेरा ये एक तरीके से जो एकनाथ शिंदे की सरकार है उसको कहीं ऐसा लग रहा था कि पिछले जो 3 महीनों में इस तरीके के जो गुस्से को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश उन्होंने की है। और ये जो लाडली बहना स्कीम में जिसमें 1500 रुपये औरतों को मिल रहा है, और उनका ये दावा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 के लगभग ऐसे बेनिफिशियरीज़ है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान और प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़ाया, और साथ में मराठा जो रिजर्वेशन की जो बात कर रहे थे, उनका जो कोटा देने की बात कर रहे थे, उसमें भी एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने आगे रहकर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो क्योंकि अभी जितने भी हम चुनाव देख रहे हैं तो इस तरीके के गुस्सा और अलग अलग रीजंस की वजह से जो गुस्सा होता है, वो ऐसे छोटे छोटे जो पॉपुलिस्ट स्कीम होते हैं उसको किस तरीके वो भारी पड़ जाता है उन पे। और क्या उससे एकनाथ शिंदे की सरकार को थोड़ा नुकसान कम होने की चांसेस है, या फिर वो हो सकता है कि ये जो गुस्सा है उसको मैनेज कर ले जाए? देखिए, आपने 3 मुद्दे रखे। ये तीनों मुद्दों के बारे में एकदम संक्षिप्त में मैं कहूँगा। पहले तो ये बात सच है जो आपने कहा कि इतना उन्होंने मार खाया लोकसभा चुनाव में, तो अभी कुछ डैमेज लिमिटेशन जिसको कहते हैं, इसलिए ये लाडली बहना की स्कीम ये सब उन्होंने लाया। अब ये लाया बात है, लेकिन उसके अंदर उसका फ़ायदा भी कुछ कई औरतों को मिला, इसके बारे में कोई नकारने की बात नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ में आज पूरा प्रचार ये भी हम लोग सब कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि भाई ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने 1,500 रुपया दिया 1 महीने के लिए, लेकिन ये पिछले 2.5 साल में महंगाई कितनी बढ़ाई आपने? महंगाई आपने बढ़ाई 1 महीने में कम से कम 15,000 रुपये की महंगाई बढ़ी। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, बाकी हर चीज़ के दाम, ये अगर आपने 2-2.5 साल में देखा और मोदी सरकार के 10 साल में देखा तो और ज़्यादा है। हाँ, तो ये इसके अंदर आपको लूट रहे 15,000 से महीने के लिए, और आपको दे रहे 1,500, यानी आपका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो 13,500 का नुकसान ही हुआ ना, है कि नहीं? ये पॉइंट जो है ना, ये हम बोल रहे हैं। अच्छा, आप बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल है महाराष्ट्र में, पूरे देश में ही है। अरे आप ये 1,500 देने के बजाय अगर उस परिवार से एक नौजवान या एक युवती को आप ठीक तरह से नौकरी देंगे तो उसके हाथ में 10,000, 15,000, 20,000 आएगा ना, है कि नहीं?
ये जो 1,500 से देने के बजाय अगर आप नौकरी दे देंगे तो वो खुद के बलबूते पे खड़ा रहेगा, आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहेगा, है कि नहीं? फिर आपको ये 1,500 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये महंगाई और बेरोज़गारी दोनों चीज़ हम उसको काउंटर कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ना एक्चुअली ग्राउंड पे। तो ये और इसका भी असर बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। ये एक बात। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कर रहे, लेकिन उसके अंदर ध्यान में लेने जैसी चीज़ है कि आप देखो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स के हाथ में देने का इनका प्रयास जारी है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इनको देना। अभी देखो मुंबई में पूरी धारावी रीडेवलपमेंट स्कीम, ज़रूर आपने सुना होगा, पूरा देश ने सुना है। अभी वो पूरा धारावी विच इज़ कॉल्ड एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम, यानी सबसे बड़ी झोपड़पट्टी एशिया में, किसको दे रहे वो? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अदानी को दे रहे पूरा धारावी रीडेवलपमेंट के लिए। और इससे आज पूरा रियल एस्टेट और बाकी सब मुनाफा इतना बढ़ेगा अदानी का मुंबई के अंदर कि आप पूछिए मत। और जो लाखों लोग वहाँ रहते हैं बेचारे, उसमें से महाराष्ट्र के भी है, महाराष्ट्र के बाहर के भी है, कई लोग हज़ारों की तादाद में है। इन सब को ये लोग घर देने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं देने वाले। हमने स्कीम पूरा अध्ययन किया है। वो क्या बोलेंगे? अभी बोलेंगे सबको देंगे, वोट ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली करेंगे ना, इतने शर्तें डालेंगे कि भाई आप एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं मिल सकता है ये सब। और ये सब जाएगा किसके हाथ में? इट्स लाइक अ गोल्ड माइन, पूरा धारावी का। हाँ, ये है। तीसरा आपने सवाल जो किया, मराठा आंदोलन का जो है, बिल्कुल मराठा आरक्षण का अभी एक अच्छी बात जो हुई अभी 2 दिन पहले, ये जो मनोज जरंगे पाटिल जो उस आंदोलन के नेता थे, पहले उन्होंने कहा था कि हम अपनी उम्मीदवार देंगे अलग से, मराठा उम्मीदवार, ये वो सब। अब वो अगर होता तो उसका असर बुरा होता है इलेक्शन पे, क्योंकि वोट का बंटवारा होता, और वोट का बंटवारा होता तो बीजेपी को मदद होती। लेकिन आखिरी दिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया, जरंगे पाटिल ने, कि हम सभी उम्मीदवारों को वापस लेने का हम आदेश दे रहे हैं। तो उनके सब उम्मीदवारों ने वापस ले लिए फॉर्म आखिरी दिन। तो ये अच्छी बात हुई, क्योंकि अभी कैसा है, मराठा आरक्षण का सवाल, ये रिजर्वेशन का सवाल, एक्चुअली आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो ये महायुति सरकार ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द किया। मराठा आरक्षण नहीं है आज भी, है ना। इन्होंने कानून बिनून करने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं है। इसलिए एक्चुअली अगर देखेंगे तो मराठा समाज और दूसरे भी कई समाज जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के खिलाफ गए हैं। लेकिन अगर उनके अलग अलग उम्मीदवार होते तो इनको मदद होती वोट का बंटवारा होने से, लेकिन वो अभी नहीं होगा, ये एक बात है। एक्चुअली इसके बारे में हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्लियर भूमिका इसके अंदर ये है कि ये काम कोई राज्य सरकार के हाथ में है ही नहीं, जो ये लोग बोलते नहीं है सच्चाई। ये पूरा केंद्र सरकार के अख्तियार में है। केंद्र सरकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का केंद्र सरकार ये नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि उसके अंदर आपने अगर जो 50% ये है लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, अगर आपने ये संविधान में अगर संशोधन किया, हाँ, और लोग करने को तैयार है। अभी तमिलनाडु में देखो 69% रिजर्वेशन है पहले से, सोल एक्सेप्शन है, हाँ, के ऊपर है ना। लेकिन अगर कानून बन सकता है तो और बढ़ेगा, बिल्कुल और बढ़ेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार कल भी अपने भाषण में कह रहे थे कि ये जो आर्टिफिशियल सीमा है 50% का, उसको वो तोड़ेंगे अगर वो केंद्र में आते हैं। लेकिन जो अगर
ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इस तरीके का केस नहीं है। तो ये हमारा पहले से भूमिका है कि वो केंद्र सरकार ने ये संशोधन करना चाहिए संविधान में, वो बड़ा उसमें है ना, और फिर वो हो जाएगा, ये हमारा कहना है। तो इस मुताबिक ये लोग नहीं करते और फिर सिर्फ लोगों को ये दिशा भूल करने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, ये पूरा गलत है। तो इसका भी असर बीजेपी के ऊपर नेगेटिव गिरेगा, ये मराठा का ये जो मामला है। ये अगर अशोक जी ये बताया जाए कि अगर कोई ऐसे 3 पॉइंटर्स हैं जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ रही है और बीजेपी सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार को, महायुति को चैलेंज कर रही है, तो वो कौन से 3 पॉइंट्स होंगे? देखिए 3 मेन पॉइंट्स। नंबर 1 जो मैंने एकदम शुरुआत में कहा कि इनका सरकार जिस किस्म से बना, 2 पार्टियों को तोड़कर, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके, अनैतिकता का भ्रष्टाचार ये इसका इस्तेमाल करते, ये नंबर 1 पॉइंट होगा। और ये भ्रष्टाचार अभी इतना बड़ा है, पूछिए मत। हर काम करने के लिए आज ज़बरदस्त आपको पैसा देना पड़ता है, ये अभी पूरा महाराष्ट्र जानने लगा है। ये नंबर 1 का पॉइंट ये है। नंबर 2 का पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो मैंने अभी सवाल जो उठाए, ये सिर्फ किसानों के नहीं, मजदूरों के भी सवाल है, छात्रों के सवाल है, नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल है, छात्रों के शिक्षा का सवाल है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पर बड़े, आपने वो बदलापुर की घटना देखी होगी, छोटे बच्चियों के ऊपर, और ये लगातार ऐसे महिलाओं के ऊपर जो कलकत्ता में हुआ, मुंबई में भी वही हुआ, महाराष्ट्र में कई ऐसे घटना हुई है जिसके ऊपर इस सरकार ने कुछ नहीं की। ये दूसरा, यानी जनता के ऊपर जो बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, ये नंबर 2 का पॉइंट। नंबर 3 का पॉइंट ये है कि पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं, और इसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ज़रूर अपना निर्णय देगी इस चुनाव में। वो पॉइंट क्या है? नंबर 3, पिछले 10 साल में महाराष्ट्र का विकास रोककर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने महाराष्ट्र के कई विकास के प्रकल्प दूसरे राज्यों में लेके गए जो महाराष्ट्र के लिए ईयरमार्क थे, है ना, सब तय हुआ था, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं ने ये सब दूसरे राज्यों तक लेके गए। ये मामला महाराष्ट्र में बहुत सेंसिटिव मामला है ना, क्योंकि यहाँ भी बेरोजगारी है। तो ये बात ना, ये भी उसका ज़रूर जिक्र हो रहा है ये पूरे चुनाव में, और उसका भी एक बहुत बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर इस मामले के ऊपर भी है। तो ये अशोक जी, अब कुछ राजनीतिक सवालों पर अगर आए हम, मतलब इलेक्शन रिलेटेड सवालों पर आए, तो इस पूरे चुनाव में लेफ्ट सीपीआईएम, खास करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो 2 सीटों पर लड़ रही है। आपने 2 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हम 28 सीटों की मांग कर रहे हैं, मगर आपको 2 ही सीटें मिली, तो दहानू और कलवान। तो और तीसरे सीट पर शायद आप एक फ्रेंडली, सोलापुर सिटी सेंट्रल में भी लड़ रहे हैं एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में, जैसा आप कह रहे हैं। तो इसमें लेफ्ट की भूमिका क्या होगी? इलेक्शन सिर्फ उन 3 सीटों में सिमट के रहेगी, या एक ब्रॉडर नैरेटिव बनाने की, महा विकास आघाड़ी में एक ब्रॉडर पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफर करने के लिए भी आप लोग आगे रहेंगे? देखिए, इसके बारे में हमारा कहना है, देखो 2 सीट तो सीपीआईएम को मिले, यानी वो हमारे हक के सीट थे, क्योंकि कई बार हमने वो जीते हैं। जो आपने कहा डहाणु के और कलवन के, डहाणु की सीट पिछले 10 चुनाव में 9 बार हमने जीती है सीपीआईएम ने। कलवन की सीट पिछले 10 चुनाव 1978 से बाद में 10 में से 7 बार हमने जीती है ना। पिछले बार थोड़े में हम हारे, तो ये 2 तो सीट हम इंडिया ब्लॉक के, यानी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा करके हम लड़ रहे हैं। सोलापुर का जो आपने कहा, वो भी उन्होंने हमको कबूल किया था कि हम सोलापुर की आपको देंगे। वहाँ भी हमारे उम्मीदवार इसके पहले 3 बार एमएलए जीत के आए हैं, तो उन्होंने बोला था। और अभी लोकसभा में हमने जो वहाँ काम किया सोलापुर में, पूरे महाराष्ट्र में हमने काम किया, पूरे वामपंथी दलों ने,
इसके लिए भी काफ़ी सीट बढ़ी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताऊं, हमारे 31 जिले में हमारी इकाइयां है, कम ज़्यादा होगी, लेकिन 31 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव गॉट वर्क, है ना। वैसे ही दूसरे सीपीआई है, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है। अभी सीपीआई को 1 सीट मिली है, और सीपीआई को 1। हमने पूछा अभी पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, पुरानी पार्टी है, वो भी हमारी दोस्त है, उसको भी अभी 1 ही सीट दी है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 4 सीट छोड़ी उन्होंने। हमारा स्पष्ट कहना है, और जो हम वायर को बोलने में बिल्कुल हम हिचकिचाएंगे नहीं, महाविकास आघाड़ी ने ज़्यादा इंक्लूसिव भूमिका लेनी चाहिए थी, ज़्यादा इंक्लूसिव भूमिका लेनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने 2 सीट छोड़ी है ना। अभी हमारा कहना है कि अगर आपको सबको एक साथ लेना है, थोड़ी उदारता तो दिखानी चाहिए ना, वो नहीं दिखा पाए, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये सब होने के बावजूद जो हम इंडिया ब्लॉक के एकदम हिस्सा ही है, सवाल ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का, महाराष्ट्र का और जनता का बीजेपी और आरएसएस, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, और इसलिए बीजेपी आरएसएस को अगर हराना होगा तो इसके लिए हमको महाविकास आघाड़ी को जिताना होगा। बाकी सभी जगह जहाँ पर हम लोग नहीं लड़ रहे, वामपंथी दल जहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं, उन जगह में जहाँ वामपंथी लड़ रहे, हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, है ना। लेकिन बाकी कई जगह बाकी है ना, 72-75 बाकी है। एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां पर मतलब इस तरीके से पिछले 10 सालों में जहां शिवसेना जैसी पार्टी के साथ भी अलायंस मार्क्सवादी पार्टी का हुआ है, तो इस पूरे फिनोमिनन को आप कैसे देखते हैं? शिवसेना जो जानी जाती थी एक तरीके से हिंदुत्व का प्रचार अभी भी वो करते हैं, लेकिन वो साथ में बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर एक ऑपोजिशन फ्रंट की अगुवाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टीज के साथ आना, उसको राजनीतिक तरीके से मार्क्सवादी पार्टी कैसे देखती है? देखिए कैसा है, इसको देखने का एक ही नज़रिया हमारा है कि मुख्य दुश्मन कौन है और कौन उस मुख्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है ईमानदारी से। तो आज अगर ये सवाल अगर हमने पूछा तो हमें ये दिखता है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार जी की पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है। ये तीनों, ये जो महाविकास आघाड़ी की 3 मुख्य पार्टियां हैं, लोकसभा में भी अभी जो चुनाव हुआ उसमें ईमानदारी से इन्होंने बीजेपी और उनके गठबंधन के खिलाफ में वो लड़े। ये बात बिल्कुल है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि विचारधारात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से फर्क है। शिवसेना और हमारे बीच में ज़रूर फर्क है, कांग्रेस और हमारे बीच में फ़र्क है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे बीच में फ़र्क है। लेकिन वो सब फर्क होने के बावजूद अगर मुख्य दुश्मन को आपको हराना है, बाकी सभी को आपको इकट्ठा करना होगा जी, है ना, नहीं तो आप नहीं कर सकते इनको। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। और इसके अंदर एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जब भी आज ये इस प्रकार का गठबंधन जब होता है, हर पार्टी को अपनी अपनी भी ओरिजिनल भूमिका बदलनी पड़ती है जी। जिस तरीके से शिवसेना हाँ, ठाकरे ने भी बदली है एग्जैक्टली बदली है ना। ये हम देखते हैं पूरा एक ब्रॉडर कंसेंसस की तरफ जाना चाहते हैं और डिफरेंसेस को अभी परे रखकर मुख्य। तो ये इस उत्तर से मुझे एक जो लगातार आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो अभी गुजर गए सीताराम येचुरी लगातार हम लोगों से यही बोला करते थे कि हम लोग जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लेनिनिस्ट फॉर्मुलेशन, जो कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस, वो हमेशा कोट किया करते थे। और उसी के तहत अगर मैं एक सवाल जो थोड़ा रिफ्लेक्ट करके अगर आप जवाब दें कि
लगातार ये वामपंथ पे ये एक तरीके से वामपंथ का क्रिटिसिज्म भी रहा है कि वो लगातार सामाजिक आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में, वर्कर्स मूवमेंट में हमेशा आगे रहती है और सक्षम होती है कि सारे वर्कर्स, मजदूर, किसान इन सब में भाईचारा कर कर एक आंदोलन को करे। और लेकिन जब चुनाव जब होते हैं तो वही सारे जो लोग हैं जिनको वामपंथ इकट्ठा करने में सक्षम हुई थी, वो अपने समाज, कास्ट, कम्युनिटी और धर्म के नाम पे बट के अलग अलग फैक्शंस हो जाते हैं और उससे चुनाव तय होते हैं। तो ये जो चैलेंज हमेशा वामपंथ के है, वो आने वाले दिनों में न सिर्फ महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव में, बल्कि आने वाले दिनों में इस तरीके से, अभी हम पिछले सारे अगर आप चुनाव उठाकर देख ले तो लगातार ये कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के आधार पर जिस तरीके से फैक्शंस बने उससे चुनाव तय हुए। तो इस ऐसे परिस्थिति में कैसे वामपंथ अपने आप को, जो कि एक तरीके से वर्ग की राजनीति करते हैं और कास्ट कम्युनिटी को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते, उसमें क्या, कैसे उसमें वो फिट हों, क्या करें, कि वो चैलेंज को किस तरीके से स्वीकार करें? जी, आपने अभी सीताराम येचुरी जी का उल्लेख किया। बिल्कुल, हम सबके बहुत आदरणीय नेता थे और मेरे तो बहुत ही करीब थे कई सालों से। हम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से 40 साल से हम लोग साथ में हैं, तो इसलिए बहुत याद आया। और हमारे सही बहुत बड़ा हमने नुकसान हमारा हुआ है सबका, पूरे देश के पार्टी का, और सिर्फ पार्टी का नहीं। आपने देखा होगा जिस किस्म से बाकी सभी इंडिया ब्लॉक ने उसके बारे में जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी, तो इट वाज अ लॉस फॉर द एंटायर कंट्री। पूरा लेफ्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर पार्टीज़ का सभी ने उसको ये किया। ज़रूर उन्होंने कहा, वो बिल्कुल सही है जो आपने कोट किया कि कॉन्क्रीट स्टडी ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस, इसका हमको देखना चाहिए। इसी मुताबिक ये बात सही है कि उसके अंदर ये जो पूरी तरीके से धर्म, जाति, पंथ, इसके बारे में ज़रा लोग बटे हुए हैं। और बीजेपी आरएसएस का मकसद ही तो वही है जो ब्रिटिशों का था आज़ादी के संग्राम में, जो हम जानते हैं, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। एग्जैक्टली जो ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी आज़ादी के पहले, वही मेरा क्लियर आरोप है बीजेपी आरएसएस वही आज़ादी के बाद और उसके पहले भी कर रही है कि जो ब्रिटिश कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और इसलिए हम देखते हैं ये हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, इनके बीच में भेद, दलित और सवर्ण, आदिवासी और बगैर आदिवासी, है ना, और हर जाति दूसरे जाति के खिलाफ। तो ये आज इनका बंटवारे का राजनीति है। लेफ्ट का अगर आपने देखा एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हम लोगों को इकट्ठा लाना चाहते हैं, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, हाँ, सभी कम्युनिटीज़ के, जो उनमें से जो मेहनत कश है, इन सबको हम इकट्ठा करना चाहते हैं। और ये हमारा लगातार प्रयास हो, जो लाते भी हैं मगर वो चुनावी समय में वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल एकदम सही, एकदम सही। जैसे कि अभी किसान आंदोलन जो बहुत बड़ा हुआ 1 साल तक, है ना, अभी हर धर्म के किसान थे। सिख तो बहुत बड़े पैमाने पर थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, दलित यानी बुद्धिस्ट थे, सभी किसान हमने देखे उधर दिल्ली के बॉर्डर पर। और 1 साल कम नहीं, और उसका असर भी हुआ चुनाव में। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, आप देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, 5 राज्यों के अंदर जहाँ ये किसान आंदोलन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था, वहाँ बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर हारी सीट लोकसभा में। तो उसका एक असर ये भी था, एक कारण वो भी था कि ये किसान आंदोलन का असर, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके अंदर लेकिन चुनाव में कभी कभी हर बार होता नहीं है। उसके लिए हमारे लेफ्ट की तरफ से हमारा उसको जवाब ये है, 2-3 पॉइंट्स एक एक इसमें बोलूँगा। नंबर 1, ये संघर्षों को हमको बढ़ाना होगा।
और ज़्यादा बढ़ाना होगा, पूरे देश भर फैलाना होगा। किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, छात्र, नौजवान, ये करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ये जो संघर्ष में लोग आते हैं, उनका जिसको हम कहते हैं ना राजनैतिक प्रशिक्षण, ये भी उनकी जो चेतना का स्तर है, ये चेतना का स्तर भी हमको बढ़ाना होगा। इसके अंदर थोड़ा हमारी कमज़ोरी रही है, ये हमको कबूल करने में कोई उसमें ये नहीं है। बिल्कुल लेफ्ट ने उसको सुधारना चाहिए, जिसको पॉलिटिसाइजेशन बोलते हैं ना, राजनैतिकीकरण जनता का, ये बहुत ज़रूरी है। आंदोलन में लोग आते हैं, लाल झंडा लेके आते हैं, लेकिन उनका जो एक राजनैतिक उनको ये जो करना है, ये हमको ज़्यादा बड़े पैमाने पर करना होगा। लास्ट पॉइंट हमारा ये है इसके अंदर कि देखिए, वर्ग के ऊपर हम तो है ही, यानी मेहनत कश और उसके खिलाफ में जो बड़े बड़े जो अमीर वर्ग है, इनके खिलाफ तो बड़ी लड़ाई है और वो हम लड़ रहे। लेकिन लेफ्ट ये भी समझता है कि सामाजिक लड़ाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और सीताराम येचुरी जी हमेशा ये बोलते थे कि आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न, इन दोनों के खिलाफ कम्युनिस्टों का संघर्ष आगे बढ़ना चाहिए। हम जैसे आदमी दो पैरों के ऊपर चलता है, वैसे ही आज हमारे पूरे देश का संघर्ष जो अगर देखेंगे तो क्लास एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ और सोशल ऑपरेशन के खिलाफ, दोनों के खिलाफ में हमको करना होगा। और ये भी बहुत ज़रूरी है, ये लेफ्ट ऑलरेडी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन और ज़्यादा पैमाने पर उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये दो तीन मतलब ये जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, उसका क्या लेफ्ट का व्याकरण, ग्रामर और भाषा, ये क्या कुछ अलग तरीके से आगे जाएगी, या फिर सीधे सीधे जिस तरीके से समाजवाद राजनीति आगे गई है उसको आप लोग डायरेक्टली एड्रेस करेंगे? जाति के सवाल को क्या डायरेक्टली एड्रेस करेंगे? क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट से लेकर ग्राउंड के लेवल के पॉलिटिकल पार्टी लगातार इन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि दलित सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना ये दे रही है, ओबीसी, नॉन ओबीसी रिजर्वेशंस, इन सब चीज़ों पे, कास्ट सेंसस पे बात हो रही है। इसमें हमें लगता है कि मार्क्सवादी पार्टी या जो लेफ्ट फोर्सेस है वो पूरी तरीके से आगे रहकर इंटरवेंशन नहीं करती है, क्योंकि उनके पास शायद इसे एड्रेस करने के लिए भाषा या ग्रामर नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल ग्रामर है, बिल्कुल है, भाषा भी है। और हमारा कहना क्लियर है कि देखिए, जाति और वर्ण ये सच्चाई है ना भाई, भारत के समाज की आज की बात नहीं है, हजारों सालों से है। और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इसको बहुत ही घिनौना रूप दिया है। ये तो बहुत ही प्रतिक्रियावादी ग्रंथ है मनुस्मृति, हम उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। लेकिन सच्चाई तो है ना, जाति तो है, वर्ण तो है। तो ये जाति को, सच्चाई को ध्यान करें हमने। इसके अंदर अभी देखिए, दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण जो संविधान में ही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका ये किया, बाकी संविधान समिति ने किया, उसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से। मंडल आयोग आया, वीपी सिंह साहब ने जब प्रधानमंत्री थे तब लाया। मंडल आयोग को वामपंथियों ने, पूरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया। रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी कहा कि उस रिजर्वेशन के लिए क्रीमी लेयर को आप बाहर रखना चाहिए। ये हमारी पोजीशन थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन ली जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ली, कि आरक्षण दीजिए ज़रूर, क्योंकि वो भी पिछड़े हुए हैं ओबीसी समाज। लेकिन उनमें से जो आर्थिक रूप से अगर ये होंगे, धनी होंगे, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ना। और वही सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो वो हम करते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ये जो सब क्लासिफिकेशन है उसको हमने समर्थन किया, है ना। कास्ट सेंसस को भी हम पूरी तरीके से हम बोलते हैं कि होना चाहिए। तो वी आर वेरी मच दिस थिंग, सवाल ही नहीं है। सोशल जस्टिस का मामला है, जो सामाजिक न्याय,
किसी भी हालत में सामाजिक न्याय भी प्रस्थापित हो, उसके साथ साथ आर्थिक न्याय भी प्रस्थापित हो, आर्थिक समानता भी प्रस्थापित हो, ये दोनों संघर्ष एक साथ में जाने चाहिए, ये हमारा कहना है। अशोक जी, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं उसका परिणाम आप कैसे देख रहे हैं, और महाराष्ट्र और झारखंड अगर दोनों को मिला दे तो उनके परिणाम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से क्या बदलाव ला सकते हैं, या फिर क्या मैसेज देंगे? महाराष्ट्र और झारखंड के ये चुनाव जो है, ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दोनों राज्यों के। जैसे कि कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, जो हमको अपेक्षित थे उसी प्रकार से आए, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ इतना अन्याय किया था, बीजेपी के केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा निकाल देना, है ना, उनको पूरी तरीके से म्यूनसिपैलिटी के जैसे ट्रीट करना, ये एकदम गलत था। और जम्मू कश्मीर की जनता ने उसके खिलाफ अपना जो मत है वो क्लियरली रखा है, और विपक्ष की सरकार, इंडिया ब्लॉक की सरकार वहाँ पे आई है, उसका हम स्वागत करते हैं। हरियाणा में एक्चुअली उसी प्रकार का रिजल्ट आता था, लेकिन जैसे कुछ बातें जो हुई, किसान आंदोलन तो बहुत ज़बरदस्त था, उसका परिणाम है ये जो हमारी महिला कुश्तीगीर विनेश फोगाट और ये सब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था हरियाणा के पूरे इसके अंदर। लेकिन कुछ बातें जिसके बारे में अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब पूरा देश जानता है क्या हुआ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, हरियाणा में भी बीजेपी जीती होगी, लेकिन फ़र्क कितना है? वोट शेयर का काफ़ी वोट शेयर का हार्डली 0.6%। तो विपक्ष ने 12% अपना वोट भी बढ़ाया, वो भी, हाँ एग्जैक्टली, विपक्ष ने बढ़ाया, बहुत बड़ा 12%, और इनको 39.9 है बीजेपी, और इंडिया ब्लॉक को 39.3 है, यानी सिर्फ 0.6% का फ़र्क है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो जीतते तो भी बहुत अच्छा होता, इस बात को तो हम बिल्कुल नकारने का बात नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड में मुझे लगता है अगर ये पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, झारखंड में तो अभी देखो, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में, ये पूरा झारखंड में अभी मोदी साहब ये घुसपैठियों के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोल रहे, है ना। महाराष्ट्र में भी ये पूरा सांप्रदायिक दंगे फसाद कोल्हापुर में हुए, दूसरे जगह में हुए, ये इनका एक ही ये है हथियार इनके पास, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो इसलिए ये अगर महाराष्ट्र और झारखंड में इसका अगर मुकाबला हम कर सके, और जनता करेगी, मेरा ख्याल है जनता करेगी ज़रूर। महाविकास आघाड़ी हम महाराष्ट्र में पूरा कोशिश करेंगे, झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक को कोशिश करेगा, और उसके अंदर भी जो हमारे वामपंथी उम्मीदवार है वो कहीं फ्रंट के भाग होंगे महाविकास आघाड़ी के, इंडिया के, या नहीं होंगे, लेकिन उनका जो भी एक महत्व है, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प सही माने में, जो वामपंथी उम्मीदवार है, चाहे झारखंड के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, तो उनको भी जिताना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बात को हम ये देखते हैं कि ज़रूर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में ये सांप्रदायिकता का गिराना, उसको शिकस्त देना, उसको ये करना, और उसके साथ में आज जो भी वैकल्पिक सरकार जो आएगी उसने जनता के सवालों को लेकर सही में संविधान की रक्षा करके, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करके और जनवाद की रक्षा करके अगर हम आगे जाएंगे तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेशा महाराष्ट्र और झारखंड की जनता दे पाएगी, और उस संदेश का बाकी सब अलग अलग राज्यों में भी बहुत ही तगड़ा असर आने वाले दिनों में ज़रूर गिरेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक धावले साहब, हम वायर से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।